दोस्तों अक्सर कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटनाएँ हो जाती हैं, जिन्हें जानने के बाद आप हैरान भी होते हो, शॉक भी होते हो और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया? अनएक्सपेक्टेड केसेस, तो उन्हीं अनएक्सपेक्टेड केसेस में से आज का ये केस है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केस। दोस्तों ये बात है पिछले महीने की 18 अगस्त 2025 और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहाँ पर एक जगह है कुकटपल्ली। कुकटपल्ली में एक फैमिली रहती है, कृष्णा जो कि एक मैकेनिक है। वो एक बड़ी सी मैकेनिक शॉप पर एज अ मैकेनिक जॉब करता है। कृष्णा की वाइफ रेणुका जो कि एक लैब टेक्नीशियन है एक हॉस्पिटल में। इनके 2 बच्चे हैं, एक 10 साल की बेटी सहस्त्रा और एक 3.5 साल का छोटा बेटा जो अभी प्ले स्कूल में जाता है। प्ले स्कूल इनके घर के पास में ही है। तो कुकटपल्ली में जहाँ इनका घर था दोस्तों, 18 अगस्त 2025 के दिन सुबह उठ कर के सब अपने रूटीन के दौरान कृष्णा जो है अपनी जॉब पर जाता है। रेणुका भी सबको खाना खिला के, नाश्ता करा के, खाना बना के अपनी जॉब पर जाती है। और जो बड़ी बेटी थी इनकी सहस्त्रा, उसको रेणुका कहती है कि बेटा तुम्हारा जो भाई है उसको लंच दे देना, मैं बना के जा रही हूँ। सहस्त्रा स्कूल नहीं गई थी दोस्तों इस दिन, क्योंकि सहस्त्रा की स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही थी 2-3 दिन की लगातार। तो सहस्त्रा ने सोचा पढ़ाई तो हो नहीं रही है तो घर पे ही छुट्टी मारते हैं 2-3 दिन की। तो इस विचार से सहस्त्रा घर पे थी। तो रेणुका ने टिफ़िन बनाया छोटे वाले भाई का, सबको नाश्ता कराया और छोटा जो बेटा था इनका उसको घर के पास में एक प्ले स्कूल है वहाँ पर भेज दिया। और रेणुका और कृष्णा अपने अपने काम पर चले गए। अब जो छोटा बेटा है जो प्ले स्कूल जाता है, उसकी 11:30 बजे लंच की टाइमिंग होती है और 12 सवा 12 बजे इनके उस छोटे बेटे की प्ले स्कूल से कृष्णा के पास कॉल जाता है। और कृष्णा को प्ले स्कूल के जो टीचर्स थे वो कहते हैं कि आपके घर से आज टिफ़िन नहीं आया, तो आप कहें तो हम ही कुछ खिला देते हैं आपके बेटे को, आपके घर से आज कोई टिफ़िन लेकर आया नहीं। तो कृष्णा हैरान हो जाता है कि यार सहस्त्रा घर पे है और उसी को बोला था टिफ़िन देने का, ये टिफ़िन दे के क्यों नहीं आई लड़की। तो इस विचार में तुरंत घर पे जो नंबर था इनके, एक फ़ोन जो सहस्त्रा के पास रहता था घर पे, उस पर तुरंत कृष्णा कॉल करता है। जब कृष्णा कॉल करता है तो उधर से सहस्त्रा कॉल उठाती नहीं है। तो कृष्णा सोचता है कि यार ये लड़की सो गई या फ़ोन पता नहीं कहाँ रख के क्या करने लगी है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो जब कृष्णा को थोड़ी टेंशन होती है तो अब कृष्णा घर आता है कि यार घर ही जाके देखता हूँ क्या मामला है, अभी तक ये लंच देने क्यों नहीं गई छोटे भैया को। तो कृष्णा जब घर पे पहुंचता है तो दरवाज़ा खटखटाता है पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। सहस्त्रा को जब कृष्णा आवाज़ लगाता है तो सहस्त्रा का कोई रिस्पॉन्स अंदर से नहीं आता। तो अब कृष्णा और टेंशन में आ जाता है। तो अगल बगल वाले पड़ोसियों की मदद से जैसे तैसे वो घर में दाखिल होता है। और जब वो घर में दाखिल होता है तो कृष्णा के आंखों के सामने जो मंजर था दोस्तों, उसे देखकर कृष्णा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और सिर के ऊपर से आसमान सरक गया और रूह कांप गई कृष्णा की। क्योंकि कृष्णा ने देखा कि घर के उस पर्टिकुलर रूम में जहाँ सहस्त्रा बेहाल पड़ी हुई है, वो रूम खून से सन गया है। हर तरफ खून ही खून है और जो सहस्त्रा है वो खून से लथपथ है। बेड पे खून, दीवार पे खून, टाइल्स पे खून, हर जगह खून। और जब ये देखता है कृष्णा अपनी बेटी को इस हालत में, लहूलुहान हालत में, तो वो बदहवास सा हो जाता है। वो तुरंत रेणुका को कॉल करता है, उसकी वाइफ को, और तुरंत बोलता है जल्दी आओ घर, ऐसा ऐसा हो गया है। और तुरंत पुलिस को भी बुलाया जाता है। और सबसे पहले एक उम्मीद में दोस्तों कि शायद हमारी बेटी बच सकती हो, सहस्त्रा को अस्पताल ले जाया जाता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सहस्त्रा को जब पहली बार कृष्णा ने उस बदहवास हालत में पाया था तभी सहस्त्रा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। सहस्त्रा की बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से जब वो घर में पाई गई थी तभी उसकी जान चली गई थी। पर अस्पताल में एक उम्मीद से जब ये जाते हैं तो डॉक्टर भी सहस्त्रा को मृत घोषित कर देता है। अब पूरा परिवार जो था सन्न था, अगल बगल के लोग शॉक्ड थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, कैसे एक 10 साल की सहस्त्रा को इस तरह से किसी ने मारा, खून से वो पूरी तरह से सन गई और बहुत बुरी हालत थी, ब्रूटली उसको मारा गया था। तो अब पुलिस केस बनता है, पुलिस आती है, पूछताछ करती है और कुछ छानबीन करने की कोशिश करती है। तो पुलिस देखती है कि सहस्त्रा के शरीर पे धारदार हथियार से वार किए गए थे और फॉरेंसिक टीम भी अपना काम करती है।
और तुरंत बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि सहस्त्रा की बॉडी पर 21 बार धारदार हथियार से वार किया गया था और पुलिस को वो हथियार भी नहीं मिला था घर में। मतलब जिसने भी मारा था वो साथ में ही वो हथियार लेके फरार हो गया था। तो जब ये चीज़ सामने आती है कि 21 बार सहस्त्रा को चाकुओं से मारा गया था और 14 बार उसको गले और आसपास की बॉडी में वार किया गया था और 7 बार उसको पेट पर वार किया गया था चाकू से। तो ये बहुत ही दिल दहला देने वाली बात थी। और पुलिस अब अगल बगल वालों से पूछताछ करती है क्योंकि उस पर्टिकुलर वक्त तो कृष्णा और रेणुका दोनों अपनी अपनी जॉब पर गए हुए थे। और सबसे पहले पुलिस जो है सीसीटीवी खंगालती है पूछताछ के साथ साथ। जब सीसीटीवी खंगालती है और जितने भी सीसीटीवी कुकटपल्ली में रेणुका और कृष्णा के घर की तरफ थे, वहाँ पर कोई भी आता या जाता पुलिस को नहीं दिखता। कोई भी मिलता ही नहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो घर में आया हो या घर से निकला हो। तो पुलिस और हैरान हो जाती है कि जब घर में कोई आया नहीं, मेन रास्ते से घर से कोई गया नहीं, तो इस वारदात को अंजाम आखिर दिया किसने। तो दोस्तों पुलिस जब आसपास पूछताछ करती है तो अगल बगल पड़ोस में भी जितने भी लोग कृष्णा और रेणुका की फैमिली के जान पहचान वाले थे, उनसे जब पूछताछ करती है तो जस्ट उनके पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 14 साल थी। उससे भी जब पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि हाँ अंकल, सुबह ना मैंने सहस्त्रा के घर से ना पापा पापा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। तो जैसे ही वो 14 साल का जो लड़का था वो ये बताता है तो पुलिस यही सोचती है कि हमें क्लू मिल गया, शायद इस बच्चे को कुछ पता। तो पुलिस पूछती है बेटा ये कितने बजे की बात है। तो वो कहता है कि अंकल ये 10:30 बजे की बात है। हाँ 10:30 बजे के अराउंड। तो अब पुलिस जो है पोस्टमार्टम में जो टाइमिंग होती है कि भाई किस टाइम पर यह हुआ, उस टाइमिंग को उस बच्चे के बयान के आधार पर मैच करती है कि ये बच्चा बता रहा है 10:30-11 बजे, मतलब जिसने भी ये वारदात को अंजाम दिया है 10:30-11 बजे दिया है। तो मौत का जो टाइम है वो 10:30-11 बजे का हो सकता है। तो अब इतना बयान लेकर के पुलिस अपनी पोस्टमार्टम की मौत की टाइमिंग को उस बच्चे के बयान के आधार पर दर्ज कराने में लग जाती है। साथ ही पूछताछ का दौर अभी जारी था। तो कुकटपल्ली में ही जहाँ ये हादसा हुआ कृष्णा और रेणुका के घर इनकी बेटी के साथ, उस घर के सामने एक मल्टी है। उस मल्टी के सामने भी जितने लोग रहते थे जिनके घर से इनके घर का व्यू था, तो इनके सामने की मल्टी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर रहता था, नौजवान लड़का था। और उससे जब और भी लोगों तक पूछताछ करते हुए पुलिस पहुंची तो उसने बताया कि सर 18 अगस्त को मैंने इस घर की छत पे एक लड़के को घूमते हुए देखा। 12, 13, 14 साल का होगा वो लड़का, और मुझे लगा कि ये अकेला क्यों घूम रहा है। चहलकदमी कर रहा था वो घर पे, छत पे, इन्हीं के घर के छत पे। क्योंकि कुछ घर जुड़े हुए रहते हैं तो छत एक होती है, कई सारे घर आपने देखे होंगे। तो फिर मुझे लगा कि यार शायद छुपम छुपाई खेल रहे होंगे। तो जब छुपम छुपाई खेली जाती है तो इस तरह से कोई भी एक बच्चा जा कर के इस तरह से दिखता है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो पुलिस को जब ये बयान मिलता है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर द्वारा जो सामने की मल्टी में रहता है, तो पुलिस का शक उसी लड़के पे जाता है जिस लड़के से उन्होंने ये पूछताछ की थी, जिसने बताया था 10, 10:30 बजे मैंने आवाज़ सुनी थी, अंकल पापा पापा कह रही थी वो। तब पुलिस वापस इस बच्चे से पूछती है। अब जब भी बच्चों से पूछताछ करनी होती है तो दोस्तों पुलिस सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती, तो बहुत तैयारी के साथ पुलिस को इन छोटे बच्चों से पूछताछ करनी पड़ती है। तो जब उस बच्चे से ये पूछा जाता है कि बेटा 10, 10:30 बजे तुमने सुना था, तो तुम उस दिन स्कूल नहीं गए थे? तो उसने कहा कि अंकल मैं स्कूल गया था पर मैं जल्दी वापस आ गया था, और जल्दी वापस आने के बाद फिर मैंने आवाज़ सुनी थी। तो अब पुलिस तुरंत अपनी टीम में से कुछ लोगों को भेजती है उसी बच्चे की स्कूल, ये पता करने के लिए कि पता करके आओ ये बच्चा स्कूल गया था कि नहीं। तो इस बच्चे की स्कूल से पता लगता है कि 18 अगस्त वाले दिन तो ये बच्चा स्कूल आया ही नहीं। तो अब पुलिस का जो शक था वो इसी बच्चे पर जा रहा था, क्योंकि सामने की मल्टी में उस इंजीनियर ने भी देखा था इसे, और ये कह रहा है कि मैंने आवाज़ सुनी थी। फिर कह रहा है मैं स्कूल गया था पर आ गया, स्कूल से पता किया तो पता लगा कि भैया तो स्कूल ही नहीं आया। तो अब दोस्तों पुलिस इस लड़के के मम्मी पापा से पूछताछ करती। अब दोस्तों चूँकि इस लड़के के मम्मी पापा खुद भी जॉब ओरिएंटेड थे, तो ये भी अपनी अपनी जॉब पर चले गए थे। और कई बार ऐसा होता है ना कि 10 साल से
ऊपर उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनके भरोसे घर छोड़ दिया जाता है। जैसे सहस्त्रा के घर वालों ने उसे ज़िम्मेदारी दी थी कि बेटा तू घर पे है तो टिफ़िन दे देना, वैसे ही इस लड़के के घर वाले भी उसे घर छोड़ कर के सुबह जॉब पर चले गए थे। उन्हें लगा शायद स्कूल गया होगा। पर उन्होंने एक बात बताई कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब हम घर आए तो हमें पता लगा कि इसने अपने खुद के कपड़े खुद धोए और ये सुबह नहा चुका था और फिर से जब हम घर पहुँचे तो ये डबल से नहाया हुआ था। तो ये जब पुलिस को बताते हैं इस लड़के के मम्मी पापा, तो पुलिस पूछती है कि ऐसा अक्सर वो करता है, अपने कपड़े धोता है या पहली बार हुआ था? तो इस बच्चे के मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने खुद के कपड़े धोए हैं और दूसरी बार ये नहाया है। तो अब पुलिस का शक पूरी तरह से इस 14 साल के बच्चे पर ही जाता है। अब पुलिस इस बच्चे की कॉपी, पेन, बुक्स, बैग ये सब चेक करती है और फाइनली दोस्तों पुलिस को एक ऐसी चीज़ हाथ लगती है जो इस पूरे केस को सॉल्व कर देती है। पुलिस के हाथों दोस्तों एक नोट लगता है इसी लड़के का और उस लड़के ने बाकायदा सिस्टमेटिकली एक के नीचे एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ था। आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, जिसे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ कि छत से जाना है, घर में एंटर होना है, चाकू लेके जाना है, किचन में जाना है, गैस सिलेंडर का पाइप काटना है, सिलेंडर बाहर लेके आना है, जाके पैसे चुराना है और जाते समय आग लगा देना है और भाग जाना है और नीचे लिखा था डन। तो ये जब चीज़ पुलिस देखती है कि अरे इसने ये लिखा है, तो अब पुलिस जो है फाइनल पूछताछ करती है और वो बच्चा घबरा जाता है और वो कबूलता है कि हाँ अंकल मैंने ही सहस्त्रा को मारा। तो जब पुलिस पूछती है कि तो तुमने ऐसा क्यों किया और ये सारी चीज़ें तुमने लिखी हुई भी हैं और तुमने तो लिखा है कि गैस सिलेंडर का पाइप काटना है, फिर गैस में आग लगा के भाग जाना है, पर इधर तो तुमने चाकू से मारा है, ये मतलब तुमने क्या किया है? ये मतलब लिखा कुछ और है और तुमने तो चाकू से मारा है उसको, सहस्त्रा को। तो ये बच्चा बताता है कि हाँ अंकल, मैं छत से जब इसके घर में एंटर हुआ और मैं जो भी चीज़ मुझे लेनी थी इसके घर से मैं लेके जा रहा था और ये टीवी देख रही थी सहस्त्रा, और टीवी देख रही थी और मैं चुपचाप से निकल ही रहा था, पर जाते जाते सहस्त्रा ने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ लिया सहस्त्रा ने। और जब इसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे डर लगा कि ये तो बता देगी सबको कि ये लड़का घुसा था। पहचान का ही लड़का था, ये पड़ोसी था, घर आना जाना था, दोनों को परिवार वाले जानते थे एक दूसरे को। तो जब इसे डर लगा कि यार सहस्त्रा तो सबको बता देगी कि मैं एंटर हुआ था और ये वो, तो उस डर में अंकल मैंने सहस्त्रा पे वार किया, गले पे और उसकी बॉडी पे और पेट में, और तब तक मारा जब तक ये मर नहीं गई। और जब मैं कंफर्म हो गया तो मैं छत के रास्ते से मेरे घर वापस आ गया और घर आके मैंने कपड़े धोए, नहाया और अपने काम में लग गया। तो पुलिस इससे पूछती कि बेटा पैसे चुराने की क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें? पैसे चुराने थे और ये तुमने लिखा हुआ भी है, पैसे चुराए क्या तुमने घर से? पर दोस्तों जब पुलिस ने तफ्तीश की थी तो पैसे वैसे कुछ भी घर से गायब नहीं थे। तो अब वो लड़का बताता है कि अंकल वो प्लानिंग तो मैंने ऐसे ही लिख दी थी उसमें पैसे की, पर मुझे एक्चुअल में एक बैट चाहिए था जो सहस्त्रा के घर पे था, उस पर MRF लिखा हुआ था और वो बैट कुछ दिन पहले सहस्त्रा का बर्थडे था दोस्तों, तो ये लड़का भी आया था सहस्त्रा के बर्थडे में, तो उस बर्थडे में इसकी नज़र उस बैट पर गई हो, वो बैट उसे चाहिए था और उस बैट को पाने के लिए उसने इस तरह से सारा हथकंडा अपनाया। और दोस्तों ये सब जानकर जब पुलिस हैरान थी कि एक 14 साल का लड़का आखिर ये सब कैसे कर सकता है, तो फिर पुलिस ने इस लड़के की इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट की चेकिंग की कि भाई ये फ़ोन में, टीवी में कैसे कैसे कंटेंट कंज्यूम करता है। तो दोस्तों पता लगता है कि ये जो लड़का था ये क्राइम ओरिएंटेड OTT शोज़ देखता था, कुछ मूवीज़ ऐसी देखता था जिसमें अपराधी अपराध को अंजाम देता है, और उन OTT प्लेटफॉर्म्स को देखकर, उन सारे शोज़ को देख कर यही देखता था, उसके अलावा कुछ नहीं देखता था। इसके दिमाग में भी ये इच्छा जागृत हुई जब ये सहस्त्रा के बर्थडे पर गया और उसे वो बैट दिखा, तो उस बैट को पाने के लिए उसने इसी तरह से अपराध का रास्ता चुना और ये सारी घटना हमारे सामने आई। 14 साल दोस्तों, वो लड़का 14 साल का मात्र, उसे चूँकि वो माइनर था तो बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पर ये अपने आप में बहुत भयावह है कि एक 14 साल का लड़का 10 साल की लड़की को इस तरह से एक शातिर कातिल की तरह मारता है और 21 बार चाकुओं से करता है और लहूलुहान करके एक 10 साल की लड़की को मार डालता। ये बहुत शॉकिंग है दोस्तों, और साथ में मैं सभी जितने भी पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक आग्रह करना चाहूँगा कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं फ़ोन में, टीवी में, कौन सा कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इस बच्चे ने बहुत सारी क्राइम ओरिएंटेड
मूवीज़ और शोज़ देखे, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स देखे और उसके बाद उसने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया एक बैट के लिए और उसने पूरी प्लानिंग भी की हुई थी और ये बहुत दुखद था। ये घटना इस प्रकार से हम सभी के सामने आती है। तो दोस्तों ये थी तेलंगाना के हैदराबाद के कुकटपल्ली से 10 साल की सहस्त्रा के मारे जाने की ये पूरी घटना। 14 साल का एक हैवान कह सकते हैं इसे, वो इस घटना को अंजाम देता है। वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल द केस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली किसी क्राइम स्टोरी के साथ। शुक्रिया।